आज हम एक नई क्लास के साथ आए हैं और जो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज़ में पहले हमने पढ़ा, जो नेक्स्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ा था होब्स को, और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। तो मित्रों, इसको जो हमारी आज की क्लास है, एक तो हम जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है वो है जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी जॉन लॉक ने जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। सामाजिक संविदा सिद्धांत, कहीं कहीं पर सामाजिक संविदा लिखा होता है, कहीं कहीं पर सामाजिक समझौता, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यानी इस सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा जॉन लॉक का जो जीवन परिचय है, उस जीवन परिचय के बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जॉन लॉक का जो जन्म है 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में सामरसेट शहर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। और जो जॉन लॉक थे उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। और पिछली क्लास में मैंने बताया कि उस समय इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध की स्थिति थी। एक तरफ तो राजा के समर्थक थे और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के समर्थक थे, जो चाहते थे कि राजा की शक्तियाँ कम हो और पार्लियामेंट को और अधिक अधिकार मिले और नागरिकों को और अधिक स्वतंत्रता मिले। तो इस प्रकार जो जॉन लॉक के पिता थे, वो जॉन लॉक के पिता, जब जॉन लॉक मात्र 12 वर्ष की आयु थे, उसी वक्त वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और जॉन लॉक के जो पिता हैं वो पार्लियामेंट की तरफ से लड़ने वाली जो एक सेना होती है, उस सेना में भर्ती हो जाते हैं। और फिर पार्लियामेंट की तरफ से लड़ने वाले जो स्वयंसेवक होते हैं, उन स्वयंसेवकों की एक टोली के जॉन लॉक के पिता जो हैं वो कप्तान भी रहते हैं। तो इस प्रकार जॉन लॉक का जो बचपन है, जब जॉन लॉक ने वो संभाला तो इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध की स्थिति थी। जॉन लॉक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह घर पर ही होती है। और जॉन लॉक जो एमए है, एमए जॉन लॉक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं 26 वर्ष की आयु में। उसके बाद ऑक्सफोर्ड से एमए किया जॉन लॉक ने, और एमए ऑक्सफोर्ड से करने के बाद ऑक्सफोर्ड के अंदर ही यूनानी भाषा, काव्य शास्त्र और दर्शन शास्त्र के जो है अध्यापक वहीं पर जॉन लॉक नियुक्त हो जाते हैं। पर जॉन लॉक का जो मन होता है वह शिक्षक का जो उनका पेशा होता है उसमें नहीं लगता, और फिर वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से चर्च में बिशप के रूप में प्रवेश पा जाएं। पर चूँकि चर्च की दिनचर्या बहुत कठोर होती है, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा वहाँ पर करना पड़ता है, और जॉन लॉक के ये सामर्थ्य की बात नहीं थी, इसलिए जॉन लॉक चर्च में बिशप के रूप में प्रवेश पाने में असफल हो जाते हैं। उसके बाद ऑक्सफोर्ड के अंदर ये बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका नाम था डेविड टॉमस, और जॉन लॉक फिर डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन जो है प्रारंभ कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात जो जॉन लॉक होते हैं वो एक बहुत कुशल चिकित्सक, कुशल डॉक्टर के रूप में जाने लगते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार ये जॉन लॉक का जीवन परिचय था। फिर धीरे धीरे जब वो डॉक्टर थे तो टॉमस के पास रहते ही थे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में होती है कि उस टाइम जो इंग्लैंड के अंदर व्हिग दल था, उसके जो संस्थापक थे एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड एस्ली। तो लॉर्ड एस्ली एक बार अपना इलाज कराने के लिए डेविड टॉमस के पास आते हैं, और चूँकि जॉन लॉक उन्हीं के पास कार्य करते थे, सीखते थे चिकित्सा शास्त्र के, तो वो उनसे टॉमस जॉन लॉक का परिचय करा देते हैं। और जॉन लॉक के व्यक्तित्व से एस्ली बहुत प्रभावित होते हैं और उनको कहते हैं कि वह लंदन में आकर उनके एक निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करें। तो इस प्रकार फिर जॉन लॉक जो है बाद में लंदन चले जाते हैं, और जो लॉर्ड एस्ली थे उनके निजी चिकित्सक के साथ साथ निजी सचिव के रूप में भी लगभग 15 वर्षों तक वो वहाँ पर कार्य करते हैं। और इन 15 वर्षों में जो राजनीति की उठापटक थी, राजनीतिक पेचीदगियाँ थी, राजनीति की जो बारीकियाँ थी, वो जॉन लॉक ने वहाँ पर सीखी।
और चूँकि गृह युद्ध की स्थिति थी तो आपस में उतार चढ़ाव चल रहा था वहाँ पर, कभी राजा के समर्थकों का तो कभी पार्लियामेंट के समर्थकों का। वही उतार चढ़ाव जोन लोग के जीवन में भी आया और अंततः 1688 की जो क्रांति होती है उस क्रांति में नागरिकों को अधिकार मिलते हैं और पार्लियामेंट समर्थकों की विजय होती है। तो इस प्रकार जोन लोग का जो जीवन के अंतिम क्षण थे वह बड़े सुखद बीतते हैं, पर स्वास्थ्य कारणों से वह बहुत बीमार हो जाते हैं। और जो लोग बीमार सरकारी पदों पर भी रहे वहाँ पर, तो बीमार होने के बाद अपने सरकारी पदों से भी पत्र दे देते हैं और अंत में उनकी 1704 में 72 वर्ष की आयु में जो है जोन लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये था जोन लोग का एक संक्षिप्त परिचय जो हमने जाना। इसके बाद उनका जो महत्वपूर्ण विचार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है वह उनका महत्वपूर्ण विचार है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो आज हम राज्य की उत्पत्ति का जो हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में मुख्यतः कुछ टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत हम जो है उनको जानेंगे। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उस थ्योरी को हमने पिछली क्लास में भी होब्स के बारे में जब हमने पढ़ा, चूँकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देने वाले 3 प्रमुख विचारक हैं, होब्स, लॉक और रूसो। तो होब्स को हमने पढ़ा, अभी लॉक को पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में रूसो को भी पढ़ेंगे। तो तीनों ने अलग अलग जो है अपनी सामाजिक समझौते सिद्धांत की थ्योरी दी और अलग अलग उसको एक्सप्लेन किया। तो आज की क्लास में हम उन्हीं शीर्षक के अंतर्गत, यानी पहला शीर्षक मानव स्वभाव, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी राज्य की उत्पत्ति के लिए एक सामाजिक समझौता होता है, नागरिक एक सामाजिक समझौता करते हैं आपस में मिलकर। तो उस समझौते के पीछे कारण क्या था, उस समझौते से पहले क्या था, मानव का स्वभाव क्या था। समझौते से पहले की स्थिति को जो है जोन लोग वो प्राकृतिक अवस्था बताते हैं, यानी मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था राज्य से पहले, और उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का स्वभाव कैसा था, वो जो प्राकृतिक अवस्था थी वह प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, और उस प्राकृतिक अवस्था में कौन कौन से नियम थे और मनुष्य को क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कत हुई, क्या असुविधा हुई, जिसके कारण उसको एक समझौता करके राज्य का निर्माण करना पड़ता है। आज की क्लास में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहला है मानव स्वभाव, यानी ह्यूमन नेचर। तो जो राज्य की उत्पत्ति हुई उस राज्य की उत्पत्ति से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उस प्राकृतिक अवस्था में ह्यूमन नेचर यानी मानव का स्वभाव कैसा था। तो होब्स को पढ़ा, यानी होब्स क्या बताते हैं, होब्स ने बताया था कि जो मानव का स्वभाव था वो, होब्स तो मानव को एक क्रूर, अत्याचारी, स्वार्थी, लालची, घमंडी, इस प्रकार सारे अवगुणों का सार मनुष्यों को होब्स बताते हैं। पर होब्स के बिल्कुल विपरीत जो लोग हैं वो मनुष्य को आप ये समझे कि एक तरीके से विवेकी, वो कहते हैं कि मनुष्य जो है बुद्धिमान है और मनुष्य बुद्धि के कारण संचालित होता है और उसमें विवेक होता है, वह उसके अंदर विवेक, सद्गुणी, और आप उसको ये कहिए कि एक सहयोगी, और ये सारे यानी एक तरीके से बिल्कुल होब्स के विपरीत गुण, दयालु, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाला, परोपकारी, इस प्रकार के सारे गुण जो है लोग बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में पाए जाते थे और आपस में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे, सब लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे, यानी कुल मिला के व्यक्ति बहुत सहयोगी, परोपकारी, ऐसे गुण प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में थे। मानव का इस प्रकार का जो है स्वभाव था। तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें वो है प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था क्या थी, क्योंकि देखिए आप, होब्स ने बताया अगर मानव का स्वभाव खराब होगा तो प्राकृतिक अवस्था भी नेचुरल सी बात है खराब होगी, और मानव का स्वभाव अगर अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था में भी अच्छी ही होगी। तो चूँकि मानव का स्वभाव अच्छा था लोक के अनुसार,
तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था में सब एक सहयोग के भावना के साथ रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे और कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। इस प्रकार की जो है प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार का समाज उस टाइम था। तो पर प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार का समाज तो था, उसके साथ साथ प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्राप्त थे और उन अधिकारों का व्यक्ति जो है प्रयोग करता था। पर हुआ क्या कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधा हुई और उसी असुविधा के कारण फिर जो है राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति के लिए सब नागरिक मिलकर समझौता करते हैं, ये लोग बताते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो जो अधिकार थे प्राकृतिक अवस्था में, वो अधिकार कौन कौन से थे। तो जो लोग बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार जो हैं वो प्राप्त थे। एक तो जीवन का अधिकार, यानी व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार था, अपने जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार था, अपने जीवन की दूसरों से रक्षा करने का व्यक्ति को अधिकार था। दूसरा अधिकार जो बताते हैं वो बताते हैं जो लोग कि व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार था, अर्थात व्यक्ति किसी का बंधक बनकर कार्य नहीं करता था, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। और इस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी कार्य करें भले ही उससे दूसरों को नुकसान हो। लोग बताते हैं कि जो स्वतंत्रता थी प्राकृतिक अवस्था में, वह स्वतंत्रता भी प्राकृतिक नियमों द्वारा, नैतिक नियमों द्वारा एक तरीके से कंट्रोल होती थी। यानी जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं उस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों के साथ भी करें, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते उस प्रकार का व्यवहार जो है हम दूसरों के साथ ना करें। इस प्रकार स्वतंत्रता इस प्रकार की थी, यानी कुल मिलाकर जिससे दूसरों को नुकसान ना हो और प्राकृतिक और नैतिक नियमों के द्वारा वह स्वतंत्रता जो है नियंत्रित होती थी। और तीसरा जो बताते हैं अधिकार जो लोग, वो बताते हैं संपत्ति का अधिकार। तो जो लोग बताते हैं कि हम सब उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सर्वशक्तिमान की कृति हैं, उन्होंने हमको बनाया है और ईश्वर ने जब हमको अपना ये शरीर दिया, सबको शरीर दिया, तो हम अपने शरीर के श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपनी संपत्ति का अर्जन करते हैं। तो इसलिए जब हम अपने इस शरीर के मेहनत के द्वारा, श्रम के द्वारा संपत्ति का अर्जन करते हैं तो उस संपत्ति पर मनुष्य का अधिकार होता है, नागरिक का अधिकार होता है। तो इस प्रकार 3 अधिकार प्राकृतिक अवस्था में जो है जोन लोग ने मनुष्य के बताए। पर इन अधिकारों के साथ साथ जोन लोग बताते हैं कि उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधा हुई और उस प्राकृतिक अवस्था की असुविधा को दूर करने के लिए ही राज्य का निर्माण किया गया। तो वह असुविधा क्या थी? तो जो लोग बताते हैं कि वह असुविधा ये थी कि एक तो जो उस टाइम प्राकृतिक कोई विधि, सर्वमान्य विधि नहीं थी, यानी जो नैतिक नियम थे, प्राकृतिक नियम थे, उन प्राकृतिक नियमों में अगर कहीं टकराव होता था, मतभेद होता था, तो ऐसी कोई सर्वमान्य विधि नहीं थी। यानी कुछ लोग अपने अनुसार जो है विधि का एक्सप्लेन या व्याख्या करते थे, इसलिए सर्वमान्य विधि नहीं थी। दूसरा क्या था कि सर्वमान्य विधि तो थी नहीं, साथ साथ उस विधि का क्रियान्वयन करने वाली कोई संस्था, कोई साधन भी नहीं था कि जो उसका क्रियान्वयन कर सके। कहीं आपस में अगर सब लोगों में, नागरिकों में कोई मतभेद होता है किसी विषय को लेकर, तो फिर वो ऐसी कोई सर्वमान्य विधि नहीं थी। उसके बाद उस विधि को का जो है एक्सप्लेन कर सके कोई संस्था, उसका क्रियान्वयन कर सके, ऐसी कोई संस्था भी नहीं थी। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था, सुविधा थी कि कुछ मनुष्य अगर उस जो नैतिक कानून थे, प्राकृतिक नियम थे, एक तरीके से आप ये लिए प्राकृतिक नियम या नैतिक नियम, उन नियमों का अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता था तो उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए दंड की व्यवस्था नहीं थी तो समाज में कुछ उदंड लोग भी होते थे और उन उदंडों के कारण जो समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग था, उन वर्गों को जब ये लगा कि भाई इसमें तो बड़ी दिक्कतें हैं, एक तरीके से शक्तिशाली निर्बल वर्ग को सताने लगा, परेशान करने लगा,
तो उनको लगा ये तो संपत्ति छीनने लगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था। तो उनको लगा कि इस असुविधा को दूर करने के लिए क्या किया जाए, उन असुविधाओं के कारण ही राज्य का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। तो जोन लोग बताते हैं कि फिर समाज के सभी नागरिक मिलकर आपस में एक समझौता करते हैं और समझौते में ये तय होता है कि हम सभी मिलकर प्राकृतिक कानूनों का पालन करवाने के लिए, और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उनको दंड देने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो हम समाज को देते हैं। यानी कुल मिलाकर प्राकृतिक कानूनों का पालन करवाने के लिए और दंड देने के लिए अगर कोई इनका उल्लंघन करता है, अपने ऐसे अधिकार जो है वो समाज को समर्पित कर देते हैं। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है ध्यान देने की, इस समझौते में व्यक्ति अपने सारे अधिकार नहीं देता है, बाकी व्यक्ति के सारे अधिकार बने रहते हैं। केवल इन नियमों का पालन कराने वाली जो अपनी एक क्रियान्वयन कराने का अधिकार, और अगर कोई इनको भंग करता है, इनका उल्लंघन करता है, तो दंड देने का जो अधिकार है वह समाज को दे देते हैं। और इस प्रकार सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की स्थापना होती है, और इस समझौते में समाज के सभी नागरिक जो है वह भाग लेते हैं। इसके बाद एक समझौता ये हुआ, और दूसरा समझौता जो होता है वह समाज के, और समाज मिलकर राज्य का निर्माण करता है। समाज अपनी शक्ति किसको देता है, राज्य को देता है। तो इस प्रकार राज्य का निर्माण होता है। पर इसमें जो हम लोग कहते हैं कि राज्य की जो पावर होती है वह भी सीमित होती है, अर्थात जो प्राकृतिक कानून है उन प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही राज्य का संचालन हो, और जनता के हितों के लिए, लोक हित के लिए जो है राज्य कार्य करे तो ठीक है। और इस प्रकार वो यह कहते हैं कि प्राकृतिक कानूनों का राज्य भी उल्लंघन करेगा, जो भी शासक सरकार इसका उल्लंघन करेगी या प्राकृतिक नियमों कानूनों के अनुसार उसका संचालन नहीं होगा, तो जनता को यह अधिकार है, जनता को क्रांति का अधिकार लोग देता है, वह जनता को विद्रोह करने का अधिकार देता है, और कहता है कि इस प्रकार जनता उस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार का जो है एक तरीके से उसकी स्थापना करेगी। तो इस प्रकार ये लोक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, जिसमें जनता एक तरीके से आप ये कहिए कि एक राज्य पर भी जनता का नियंत्रण रहता है, और एक लोकतंत्र यानी एक जनता के हाथ में जो है पावर होती है, और जो प्राकृतिक नियम है उसके विरोध में जो है ना तो जनता जा सकती है और ना ही शासक वर्ग जा सकता है। ये लोक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्लास में हम अभी होब्स का हुआ, आज ये लोक का था, रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत पढ़ेंगे, और इन तीनों का जो है कंपैरिजन जो है वह भी परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए ये आपके तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ने के और बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने आज की क्लास सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।